हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल, यानी कि प्लांट डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेक्निक यूज्ड इन डिजीज मैनेजमेंट आर मेनली बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। कोई भी डिजीज को, कोई भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए दो प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि दो सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है प्रिवेंशन और दूसरा होता है क्यूरेशन। पहला होता है प्रिवेंशन, दूसरा होता है क्यूरेटिव एक्शंस। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन होता है बचाव। ठीक है, जो पैथोजेंस हैं और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो भी बीमारी कॉज कर रही हैं, उनसे बचना, उससे प्लांट को बचाना, तो ये आ जाता है प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, और ये कब किया जाता है? अप्लाइड बिफोर इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन होने के पहले प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करना डिजीज से, ये होता है प्रिवेंशन। फिर है क्यूरेटिव एक्शंस। तो क्यूरेटिव एक्शंस क्या होता है? अप्लाइड आफ्टर द प्लांट इज इन्फेक्टेड। जब कोई प्लांट इन्फेक्टेड हो जाता है तब क्या करते हैं? तब क्यूरेशन को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? प्लांट को ट्रीट किया जाता है डिजीज से, ताकि जो प्लांट है वो ठीक हो सके। ठीक है, तो कौन कौन से दो प्रिंसिपल्स होते हैं? पहला तो प्रिवेंशन हो गया, जिसको प्रोफिलेक्सिस भी बोलते हैं। दूसरा हो गया क्यूरेटिव एक्शंस। राइट, सो प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? अवॉइडेंस आ जाएगा, एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस। और क्यूरेटिव एक्शंस के अंदर आ जाएगा थेरेपी। सो अवॉइडेंस क्या होता है? डिजीज को प्रिवेंट करना। अब हम डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय सेलेक्टिंग अ टाइम। टाइम सेलेक्ट करके, कोई भी जगह सेलेक्ट करते। अब जैसे कि देखो, रेनी सीजन आ रहा है, तो जब हम सोइंग करेंगे, ठीक है, मतलब हमको सोइंग ऐसे करना है कि जब प्री मॉनसून में, मतलब जब बारिश होने के बाद, जब वो उमस वाला जो एक मौसम बनता है, जब मोस्टली क्या होते हैं, जब मोस्टली चांसेस होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगई, बैक्टीरिया अटैक करेंगे, पेस्ट अटैक करेंगे, पेस्ट के आने का जो सीजन रहेगा उसके पहले ही फ्लावरिंग हो जानी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे? जैसे कि मई लास्ट में और जून स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे? सोइंग करेंगे सीड्स की। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? फ्लावरिंग पहले हो जाएगी, और क्या होगा? जो पेस्ट है उसके अटैक से बच जाएंगे। सो ये होती है अवॉइडेंस, इसको कहते हैं अवॉइडेंस। ठीक है, फिर है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन क्या होता है? प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोक्यूलम, यानी कि पैथोजन जो इनोक्यूलम छोड़ता है प्लांट पर डिजीज कॉज करने के लिए, तो वो इनोक्यूलम का इंट्रोडक्शन हम क्या कर दें? प्रिवेंट कर दें। तो इसके प्रिवेंशन को हम बोलते हैं एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूजन। फिर उसके बाद आता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या होता है? इलिमिनेट, डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट द इनोक्यूलम। ठीक है, एक्सक्लूजन में क्या कर रहे थे? हम इनोक्यूलम के इंट्रोडक्शन को, इनोक्यूलम को पास आने से रोक रहे थे। इरेडिकेशन में क्या करते हैं? जो इनोक्यूलम है उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, किल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं जब इनोक्यूलम को, तो उसको इरेडिकेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय मीन्स ऑफ अ टॉक्सिकेंट और सम अदर बैरियर ऑफ इन्फेक्शन। अलग अलग बैरियर के थ्रू हम इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बचाने के लिए कोई बैरियर बनाना, एक प्रोटेक्शन बना लेना, तो उसको प्रोटेक्शन कहेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है? यूटिलाइज कल्टीवर्स दैट आर रेजिस्टेंट और टॉलरेंट और इन्फेक्शन। कल्टीवर क्या होते हैं? कल्टीवर का मतलब होता है वेराइटी, मतलब कोई ऐसी वेराइटी का हम यूज करें जो कि कैसी होगी? उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए या पेस्ट वगैरह के लिए कैसी होनी चाहिए? रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब टॉलरेंट होना चाहिए कि इन वेराइटी में वो डिजीज कॉज कर ही नहीं पाएगा। तो कैसी होनी चाहिए क्रॉप की वेराइटी? रेजिस्टेंस होनी चाहिए। सो ये 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रिवेंशन कब किया जाता है? इन्फेक्शन होने से पहले किया जाता है। प्रिवेंशन मतलब बचाव करना। ठीक है, फिर है क्यूरेटिव एक्शन। क्यूरेटिव एक्शंस की अगर हम बात करें तो मतलब ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट देना प्लांट्स को, ये होता है प्लांट डिजीज हो जाने के बाद। ठीक है, सो इसमें क्या आता है? थेरेपी, मतलब
क्योर प्लांट्स दैट आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, मतलब जो प्लांट्स इन्फेक्ट हो चुके हैं उनका इलाज करना। जैसे प्रिवेंशन एम्स टू स्टॉप द डिजीज बिफोर इट अकर्स, विल क्योर एम्स टू एलिमिनेट द डिजीज आफ्टर इट अकर्स, राइट। सो ये दो सिद्धांत होते हैं प्लांट डिजीज को रोकने के लिए। ठीक है, तो पहला था अवॉइडेंस। तो अवॉइडेंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? चॉइस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, हम क्या जोग्राफिकल एरिया चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि जो एरिया जहाँ पे पेस्ट अटैक मोस्ट ऑफ द होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जैसे कि रिवर के पास वाला एरिया, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ती है ज़्यादातर, सो वहाँ पे क्या होगा, उसको वैसी जगहों को हम अवॉइड करेंगे ताकि पैथोजन का कॉन्टेक्ट ज़्यादा नहीं हो। सिलेक्शन ऑफ अ फील्ड, हम किस टाइप की फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी सॉइल की टाइप क्या है, ये भी डिपेंड करेगा। चॉइस ऑफ टाइम ऑफ सोइंग, तो मैंने भी बताया कि हम सोइंग कब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें सोइंग ऐसे टाइम पे करना है कि पेस्ट के आने से पहले, कोई भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से पहले फ्लावरिंग हो जानी चाहिए। ठीक है, डिजीज एस्केपिंग वेराइटीज होनी चाहिए, मतलब selection of a seed and planting stock, modification of cultural practices को और modify कर देंगे, तो ये क्या होता है, ये होता है avoidance, तो हम ऐसे avoid कर सकते हैं। फिर आता है एक्सक्लूजन ऑफ इनोक्यूलम। अब इनोक्यूलम को एक्सक्लूजन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंटिंग द इनोक्यूलम फ्रॉम एंटरिंग और एस्टैब्लिशिंग इन द फील्ड और एरिया वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब जो इनोक्यूलम है उसको हम प्लांट के अंदर एंट्री करने से रोकेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पर वो नहीं रहता, एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं सीड का कि सीड किस टाइप की है, सर्टिफिकेशन है कि नहीं, सीड को क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, इरेडिकेशन भी कर सकते हैं हम इंसेक्ट वेक्टर्स का, तो ये एक्सक्लूजन में आएगा। ठीक है, अब इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन का इरेडिकेशन कैसे किया जाता है? इरेडिकेशन मतलब जो इनोक्यूलम है उसको किल कर देना, इनएक्टिवेट फॉर्म में कर देना। ठीक है, reducing, inactivating, eliminating or destroying inoculum at the source, either from a region or from an individual plant in which it is already established। मतलब जब कोई इनोक्यूलम लग जाता है या फिर इनोक्यूलम लगने वाला होता है किसी प्लांट में, ठीक है, तब हम उसको पूरी तरीके से किल कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे। मतलब जो प्लांट डिजीज कॉज करने वाला पैथोजन का जो मेन पार्ट है इनोक्यूलम, उसको अगर हम हटा देंगे, उसको किल कर देंगे, तो वो क्या होगा, तब वो बीमारी कॉज नहीं कर पाएगा। जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिजीज प्लांट ऑर्गन्स है उसको डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सॉइल सोलराइज कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये जो भी टर्म्स हैं जैसे कि केमिकल कंट्रोल, सॉइल सोलराइजेशन, ये अभी आगे भी और हमारे लेक्चर्स आएंगे इसके, ये सिर्फ एक वीडियो में नहीं कवर होगा, इसके 2-3 और सब लेक्चर्स बनेंगे, सो उसमें भी हम ये देखेंगे। ठीक है, अभी बता देती हूँ, सॉइल सोलराइजेशन का मतलब है कि सॉइल जो है, जो मृदा है, सॉइल है, उसको काफी देर तक अच्छी तेज धूप में रहने देना, ताकि वो कैसी होगी, उसमें जब अच्छी तेज सनलाइट पड़ेगी तो उसके जो इन्फेक्शन करने वाले पैथोजन होंगे वो किल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? सो यूज रेजिस्टेंस और टॉलरेंट वेराइटीज, हमें क्रॉप की ऐसी वेराइटीज चूज करनी चाहिए जो कि रेजिस्टेंस हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, जिससे हम क्या कर सके, प्लांट को डिजीज होने से बचा सके। सो ऐसे रेजिस्टेंट कल्टीवर्स को हमें यूज करना चाहिए। कल्टीवर मतलब वेराइटी होता है क्रॉप की। फिर है प्रोटेक्शन मेजर, प्रोटेक्शन करना मतलब क्रॉप को बचाना। ठीक है, डिजीज होने से बचाना कैसे? हम फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इंसेक्ट वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि इन्वायरमेंट को भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि जो नेट वगैरह होता है उसमें कल्टीवेशन करके। ठीक है, सो ऐसे प्रोटेक्शन मेजर हम अपना सकते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए फंगीसाइड्स वगैरह स्प्रे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थेरेपी। तो थेरेपी हम कैसे दे सकते हैं? थेरेपी किस में आता है? थेरेपी है क्यूरेटिव एक्टिविटी का पार्ट, यानी कि इन्फेक्शन हो जाने के बाद वाला। ठीक है, तो थेरेपी में क्या कराया जाता है?
थेरेपी में मतलब जब डिजीज हो चुकी है, जब प्लांट में डिजीज लग चुकी है और फिर प्लांट को इलाज करना, इसको हम बोलते हैं थेरेपी कर देना। ठीक है, तो थेरेपी कैसे हो सकती है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि हम केमिकल्स अप्लाई करते हैं इन्फेक्टेड और डिजीज प्लांट में, ताकि हम उसके इन्फेक्शन को और बढ़ने से रोक सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब है केमिकल से देते हैं थेरेपी, मतलब केमिकल्स को अप्लाई करना, जिससे क्या हो, वो इन्फेक्शन नहीं हो, वो इन्फेक्शन रुक जाए और नहीं बढ़े, और जो हुआ है वो भी ठीक हो जाए। हीट थेरेपी क्या होती है? हीट थेरेपी में जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब अच्छे गर्म पानी लेते हैं 51 से 53 डिग्री सेल्सियस तक, और उसमें हम प्लांट का जो पार्ट डिजीज है उसको 15 मिनट्स तक या फिर पूरे 15 मिनट्स तक या 20 मिनट्स तक हम क्या करेंगे, पानी में रखेंगे। फिर उसके बाद एक दिन उसको कूल वाटर में रखेंगे। ठीक है, ताकि वो उसका क्या, जो डिजीज वाला पार्ट में जो इन्फेक्शन था, जो भी पैथोजेंस थे, वो किल हो जाए पूरी तरीके से। तो ये होती है हीट थेरेपी। ट्री सर्जरी क्या होता है? यूज ऑफ चबेया पेस्ट आफ्टर प्रूनिंग ऑफ डिजीज पार्ट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो डिजीज वाला पार्ट रहता है उसको हटा देते हैं, और वहां पे मतलब क्या करते हैं, कट कर देते हैं, जो डिजीज वाला पार्ट है हटा देते हैं, और ये पेस्ट उस पे लगा देते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए, वहां का पार्ट वापस से अच्छा वाला आ जाए। ठीक है, सो ये होती है थेरेपी। इंटीग्रेटेड अप्रोच भी हम कर सकते हैं डिजीज कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर वैलिड टुडे इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ मॉडर्न प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। राइट, तो इसमें हम क्या करेंगे, these principles are stated in absolute terms like exclude, prevent and eliminate. integrated approach का मतलब है कि ये सारी चीजों को एक साथ अपनाना। ठीक है, मतलब जैसे कि अवॉइडेंस, हम अवॉइडेंस को भी फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन के लिए फंगीसाइड्स वगैरह भी स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी का भी हम यूज कर रहे हैं, और भी एक्सक्लूजन भी कर रहे हैं, इरेडिकेशंस भी कर रहे हैं। तो और जब डिजीज मतलब इतना हो रहा है तो फिर डिजीज तो होगी ही नहीं। तो जब ये सारे एफर्ट्स हम एक साथ देते हैं, ठीक है, जब प्रिवेंशन के एफर्ट्स हम एक साथ सब कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब हम सब प्रिवेंशन के सारी चीजों को एक साथ अपनाएंगे तो वो इंटीग्रेशन कहलाता है, और उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। सो ये होता है प्लांट डिजीज कंट्रोल के प्रिंसिपल्स। ठीक है, दो। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटेजी ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। अब डिजीज मैनेजमेंट करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है? सबसे पहला है पैथोजन इनहिबिशन। पैथोजन इनहिबिशन क्या होती है? एज कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ अ प्लांट pathogen is not possible. There should be more emphasis on to develop a technology which maintain their population below the damaging level. ठीक है, मतलब पूरे पैथोजन को तो हम इरेडिकेट कर नहीं सकते। तो क्या होता है कि कोई भी पैथोजन को हम की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है पैथोजन की, तीन उसमें लेवल पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे होता है डैमेजिंग लेवल, टॉलरेबल लेवल और बिलो परमिशेबल। ठीक है, मतलब अगर 10% पैथोजन रहेंगे तो वो क्या करेंगे, इतना परमिशेबल है, इतना पैथोजन डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। फिर आता है टॉलरेबल लेवल, जैसे कि मान लो 50% पे है तो इतना तो टॉलरेंस कर सकता है प्लांट। ठीक है, फिर आता है डैमेजिंग लेवल, मतलब जब पैथोजन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, तब हम बोलेंगे कि अब ये क्या हो रहा है, डैमेज अब ये करेगा, इस लेवल पे पहुंच गए, मतलब अब डैमेज कॉज होगा। तो ये होता है पैथोजन इनहिबिशन की बात। फिर है टॉलरेबल लॉस। तो टॉलरेबल लॉस क्या होता है? इट मीन्स टॉलरेट द लेवल ऑफ डिजीज दैट डू नॉट हार्म इकोनॉमिकली। For example, in crops raised for seeds, 2% disease infection is permissible, whereas in crops raised for consumption, the permission limit is only 5%. ठीक है, मतलब जो लॉसेस है वो कितना होना चाहिए? अब जैसे कि कोई सीड क्रॉप है, मतलब हमें कोई प्लांट उगा रहे हैं, उसकी सीड के लिए, उसकी पर्टिकुलर सीड हमें चाहिए, इसलिए तो उसमें कितना होना चाहिए, उसमें 2% तक की लिमिट है, कि सिर्फ 2% इन्फेक्शन तक बस हो सकता है, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन्फेक्शन है भी तो वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2% तक की उसकी लिमिट है, इतना एक्सेप्टेबल है। ठीक है, किसके लिए? सीड क्रॉप
क्रॉप के लिए। फिर आता है कंजम्पशन क्रॉप, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसमें 5% से ज़्यादा, अगर इसमें 5% से ज़्यादा है तब क्या करते हैं फिर, तब फिर किसके लिए है, ये होता है क्रॉप के लिए जो कंजम्पशन वाली, जैसे कि जो फूड हम खाते हैं, व्हीट, बार्ले, रोड्स, राइस, इन सब वाले क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो इन वाले क्रॉप्स में क्या करते हैं, इन वाले क्रॉप्स में 5% तक की लिमिट दी गई है। मतलब अगर 5% तक की एक लिमिट है, इसके अगर इतना भी नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है तो वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 5% से ज़्यादा है तो फिर वो कंजम्पशन के लिए लायक नहीं है। ठीक है, सो ये टॉलरेबल लॉसेस भी सब में अलग अलग होता है। सीड क्रॉप में 2% होता है और जो कंजम्पशन क्रॉप्स होती है उनमें 5% होता है। फिर इकोनॉमिक कंट्रोल, इकोनॉमिकल कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, द स्ट्रेटेजी फॉर डिजीज मैनेजमेंट शुड बी इम्प्लांटेड आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, द रिटर्न पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड मस्ट बी सफिशिएंटली हाई। मतलब हमने एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, उसमें हमने क्रॉप लगाया, अब अगर उसमें कितने क्रॉप डैमेज हुई इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, कितना हमारा इनकम उससे आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है। अब हमने अगर मान लो इनपुट हमने 2000 तक का हमने खर्चा दिया, और अगर उसमें ज़्यादातर क्रॉप क्या हो गई, 70% क्रॉप अगर ख़राब हो गई, तो हमको जिसकी वजह से अगर 1000 हमें इनकम हो रही है, उससे उतना हमें आउटपुट मिल रहा है 1000 का, तो हमको ये क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, सो हमें इकोनॉमिकल कंट्रोल देखनी चाहिए। अब जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल, एक फील्ड में हमने वीट लगाया, जिसमें क्या हुआ, जिसके ओनली सिर्फ 10% क्रॉप्स जो है लॉस हुई हैं, बाकी 90%, उसमें हमने कितना खर्चा किया था, मान लो 2000 किया, लेकिन जब उसका हमने रिटर्न हमें वापस में कितना आया, 4000 आया। तो हमको 10% जो क्रॉप लॉस हुई है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरे जो हमने क्रॉप लगाई थी उससे क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। ठीक है, सो ये होता है इकोनॉमिकल कंट्रोल, मतलब कि जो कितनी क्रॉप लॉस हो रही है हमें उससे मतलब नहीं है, बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितना हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म कंट्रोल, ज़्यादातर टाइम के लिए कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब द स्ट्रेटेजी ऑफ डिजीज मैनेजमेंट शुड अटेम्प्ट टू यूटिलाइज मैथड्स विच हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब हम ऐसी कुछ अपनाएंगे जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहे, जैसे कि लॉन्ग लास्टिंग मेथड, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का करना, पॉल्यूशन और कॉस्ट रिड्यूस करना, स्टेबल डिजीज मैनेजमेंट करना, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो क्या रहे, हमारे लिए हेल्पफुल रहे, राइट। फिर है कलेक्टिव अप्रोच, कलेक्टिव अप्रोच क्या होता है, डिजीज कंट्रोल कैन नॉट बी अचीव्ड बाय अ सिंगल फार्मर सिंस पैथोजन कैन मूव फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। ठीक है, मतलब जो पैथोजेंस होते हैं वो तो फील्ड टू फील्ड जाते हैं, ठीक है, तो ये किसी एक फार्मर से नहीं होता है। फील्ड कैसे होती है, सारे फील्ड्स एक साथ बहुत बड़े एरिया में रहती हैं, ठीक है, अब किसी एक फार्मर के करने से तो ये होगा नहीं। प्रिवेंशन अगर सिर्फ एक फार्मर कर रहा है तो किसी, अगर मान लो उसके बाजू वाला नेबर फार्मर नहीं कर रहा है तो उसके फार्म से आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसमें कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए, यानी कि अगर सारे फार्मर्स प्रिवेंशन अप्रोच को अपनाएंगे तो फिर पैथोजन कोई भी फील्ड में नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो इसलिए करेक्टिव एरिया वाइज अप्रोच भी इफेक्टिव कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद है, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड आप लोग को इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।